अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिलता है पार्ट 3 के अंतर्गत। ये बोरोड फ्रॉम यूएसए मैग्ना कार्टा कहा जाता है और एक्चुअली मैग्ना कार्टा जो था इसका ओरिजिनेट होता है ये यूके से, ठीक है। और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट को, ठीक है। और ये बोरो किए हम कहाँ से, यूएसए से, ठीक है। आवर फंडामेंटल राइट्स जो है मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। इनके प्रोविजंस की बात करें पार्ट 3 में क्या क्या प्रोविजंस है, तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एक्चुअली इसके कुछ लिमिट होते हैं। एब्सोल्यूट ना होने का मतलब होता है कि इनके कुछ लिमिट हैं। जब तक ये किसी और के राइट को इनक्रॉच नहीं कर रहा है तब तक ये राइट आपके सिक्योर है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये दिमाग ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट ना होने का मतलब है लिमिट होना। और फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेंट्रोसेंट। सेंट्रोसेंट नहीं होने का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये सेंट्रोसेंट नहीं है, नॉट सेंट्रोसेंट मतलब नॉट परमानेंट। छीना जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड मार्शल लॉ, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब न्याय योग्य है, इनके विरुद्ध आपको न्याय मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि ये नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, सेंट्रोसेंट नहीं है, नॉट सेंट्रोसेंट एंड जस्टिसेबल इन नेचर फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35। अब अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। फर्स्ट जो इसमें हम पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल 14 टू 18 में मिलता है। एंड राइट नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम है जो आर्टिकल 19, 20, 21A एंड 22 है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में मिलता है थर्ड, ये आर्टिकल 23 टू 24 है। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें मिलता है 25 टू 28 में। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 में। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें मिलता है आर्टिकल 32 टू 35 में। अभी हम सबको अच्छे से देखेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए थे बट एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसे हटा दिया गया है अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत। और जिस समय ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 हुआ था टू रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी, इस समय में पीएम थे मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। और अभी जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है इसे आर्टिकल 300A के तहत लीगल राइट बना दिया गया है जो कि पार्ट 12 में आता है, मतलब इसे पार्ट 3 से पार्ट 12 में डाल दिया गया है जहाँ पे कि आर्टिकल 300A में ये मिलता है एक लीगल राइट के तौर पे, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। और हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट को देखना। तो आर्टिकल 12 जो है डिफाइन करता है द टर्म स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, पार्लियामेंट और कोई भी गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेट के अंतर्गत। मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कुछ भी हो वो स्टेट का पार्ट है। तो टर्म स्टेट को कौन डिफाइन करता है, आर्टिकल 12। और आर्टिकल 13 कहता है एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल विद फंडामेंटल राइट इसे कोर्ट कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है हमें ये आर्टिकल 13 में ही देखने के लिए मिलता है जो कि हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 13 में ही देखने के लिए मिलता है जो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, यूएसए से। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में देखने के लिए मिलता है। और कहता है कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट और कंट्रोवर्शियल विद फंडामेंटल राइट्स उसे कोर्ट क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। ये इंक्लूड करता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ जिसे टेम्पोररी लॉ कहते हैं, रेगुलेशंस, ये कुछ भी अगर इनकंसिस्टेंस और कंट्रोवर्शियल है विद फंडामेंटल राइट्स तो इसे नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 ही कहता है गिव प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं इसे प्रेसिडेंस देता है ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है उससे ऊपर बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कौन, तो आर्टिकल 13 ही, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। इसका एक्सेप्शन में आता है केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय होता है कोई भी तो इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। पर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर इफ डिस्ट्रॉयड तो इसे क्या करेंगे, नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। ये किसमें कहा गया था, केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 14, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ध्यान रखना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सब समान है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब एक जैसे जो लोग हैं उन्हें एक जैसे ट्रीट करो। लाइक सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट टू सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी जो है ये नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल जनता जो होता है, ये इसका यही मतलब है कि जो इकोनॉमिकली या फिर सोशली वीकर क्लास है, सॉरी मतलब सोशली वीकर क्लास है, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उसे क्या करते हैं हम सब्सिडीज देते हैं। तो इसका यही मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब इसमें क्या होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि विद इन द ग्रुप हम ट्रीटेड कर रहे हैं सबको इक्वली, ठीक है। और राइट टू इक्वालिटी का एक्सेप्शन होता है प्रेसिडेंट्स एमपीज एंड एमएलए, जिसे कि अरेस्ट नहीं कर सकते कुछ मैटर्स में, ठीक है। प्रेसिडेंट्स एमपीज एंड एमएलए को ये एक्सेप्शन होते हैं ऑफ राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। और मेनली राइट टू इक्वालिटी हम आर्टिकल 14 से 18 में हम यही पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 में हम देखते हैं इक्वालिटी टू स्टेटस और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें मिलता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में क्या मिलता है इक्वालिटी टू स्टेटस एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इन आधारों पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी इंसान के साथ। लाइक कभी अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये कौन से आर्टिकल में हमें मिलता है आर्टिकल 15 के अंतर्गत ही कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इसमें इक्वालिटी की बात कौन करता है आर्टिकल 16। इसी का मतलब होता है सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब भी सिविल इक्वालिटीज कहीं लिखा हो इसका मतलब क्या होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिविल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें भी कहा जाता है कि जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंसी, जो मतलब प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता डिसेंसी, इनके आधार पे आप क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 जो है ये गिव द राइट टू एनी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी कास्ट टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई भी कास्ट का कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकता है। ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 में ही लिखा है। और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 में बात किया जाता है प्रमोशन एंड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये अगर प्रमोशन और रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो ये नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी है। ये आर्टिकल 16 के 4 में ही बात की जाती है। और आर्टिकल 16 का 4 जो है इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं लाइक बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंदिरा स्वानी केसेस 1993 का, ठीक है। इंदिरा स्वानी केस की बात करें इसमें 9 जजेस के बेंच बैठे थे 6:3 में। इसमें रिजर्वेशन कहा गया था कि सोशल बेसिस पे देंगे ना कि इकोनॉमिक बेसिस पे, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और कहता है जब भी यहाँ भी रिजर्वेशन मिलेगा ये 50% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये किस में कहा गया था इंदिरा स्वानी केसेस 1993 में। और फिर हम देखते हैं मंडल कमीशन के बारे में। 1979 में ये कमीशन बनता है सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें रिजर्वेशन टू ओबीसी दिया गया था 27%, लेकिन जब बाद में बीपी सिंह का गवर्नमेंट आता है तो ये क्या करते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन देते हैं बीपी सिंह का गवर्नमेंट, ठीक है। एंड सो याद रखिएगा कि मंडल कमीशन कब बनता है 1979 में, और इंदिरा स्वानी केस कब होता है 1993 में, ठीक है। मंडल कमीशन कब बनता है 1979 में फॉर सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस। और कभी भी रिजर्वेशन क्या करते हैं क्या होता है कि क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा नहीं जा सकता 50% से। और रिजर्वेशन टू ओबीसी कितना मिलता है 27% अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 17 जिसमें अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में, ध्यान रखिएगा अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 में होता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब स्टेट जो है कैन नॉट प्रोवाइड टाइटल लाइक महाराजा, दीवान, ये सब टाइटल जो है स्टेट नहीं दे सकता। एक्सेप्शन एजुकेशनल, मिलिट्री और एक्सलेंसी का जो है ये जो टाइटल्स हैं ये मिल सकते हैं एजुकेशनल, मिलिट्री एंड एक्सलेंसी वाले टाइटल्स, लेकिन स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड महाराजा, दीवान एटसेट्रा ऐसे टाइटल्स। आर्टिकल 19 टू 22 में हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम। तो हम क्या कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम जो है कहाँ से कहाँ देखते हैं आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। दिस 6 फ्रीडम्स लाइक 19 का 1 में जो है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट्स। कौन कौन से, नंबर ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
बी असेंबल होने का पीसफुली विदाउट आर्म्स, सी एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट, एंड टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन एफ जो था इसे अभी इसे हटा दिया गया है थ्रू 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत, क्योंकि इसमें राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी लिखा था। ये हमने पहले पढ़ लिया कि इसे हटा दिया गया है। और जी की बात करें, इसमें था टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेसेस। तो इसे याद करने का एक ट्रिक होता है जो कि मतलब जैसे आप देखिए राइट टू फ्रीडम अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगे होने चाहिए ही। लेकिन इसमें जो है 19 के अंतर्गत 19(1) के अंतर्गत जो हमें मिलता है ABCD और जी मिलता है। एफ को हटा दिया गया है अंडर 44th CA 1978। और जो अभी हैं हमारे ABCD ई और जी, इनके याद करने का ट्रिक होता है शामरो, SAAMRO। ठीक है, SAAMRO। एस से हमें होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए एस, एंड पहला ए जो है आपको असेंबल होने का राइट देता है पीसफुली विदाउट आर्म, एंड दूसरा ए क्या करता है आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का देता है। तो याद रखिएगा दूसरा एक देता है मतलब SAAMRO, सामरो कहते हैं इसको। तो SAA, अब बताइए कैसे इसमें कन्फ्यूज नहीं हो। तो ए पहले आप असेंबल होइए तभी तो आप एसोसिएशन बना पाइएगा। तो पहले आप असेंबल होने का फर्स्ट ए, एंड सेकंड देता है आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट, एंड एम जो है मूव करने का देता है फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड आर कहता है आप रिसाइड एंड सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ओ कहता है आप कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं। तो सामरो समझ में आ गया। 19 का 1 के अंतर्गत ABCD E और G है, एफ हमारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे करते हैं। SAAMRO, S फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबल, ए से फिर एसोसिएशन फॉर्मेशन, एम से मूव करने का, आर से रिसाइड करने का एंड सेटल करने का, ओ से ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब आर्टिकल 20 देखते हैं, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब ठीक है, इसके कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। लाइक इसमें एक कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जो कानून आज बना है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी, ना कि कोई पुराने या आने वाले फ्यूचर में जो बनेगा उस कानून, मतलब अभी जो कानून बना हुआ है उसी के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। इसे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। ये आर्टिकल 20 का ए कहता है। 20 का बी कहता है नो डबल जेपार्डी, एक क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। तो ये 20 का बी कहता है। और 20 का सी कहता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो का जो लॉ है इसका एक्सेप्शन होता है क्रिमिनल लॉ। ये मतलब क्रिमिनल लॉ में लागू होता है, सिविल लॉ में नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, ABC और क्लाउज। एक में क्या कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बी कहता है नो डबल जेपार्डी, सी कहता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। बी में क्या होता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 21 देखते हैं हम। इसमें राइट टू लाइफ होता है। नो वन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ बट बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से लिए हैं, जापान से लिए हैं। और ये राइट टू लाइफ आता है आर्टिकल 21 में। और ये मोस्ट फंडामेंटल, जो सबसे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत मोस्ट फंडामेंटल जो राइट है हमारा वो आर्टिकल 21 है। और सारी जो उटपटांग सी राइट्स होती हैं वो सारे इसी में आते हैं। कभी कोई अजीब सा राइट पूछा जाए लगेगा कि हाँ ये ह्यूमन के वेल विशेष के लिए है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आर्टिकल 21 में ही वो आता होगा। ठीक है, और इसके लिए कुछ केसेस होते हैं, लाइक गोपालन केसेस की बात करें तो ये नैरो स्टांस देता है बहुत राइट टू लाइफ, और कहता है। और मेनका गांधी केस क्या करता है, ये वाइड स्टांस रखने के लिए बात करता है। और गोपालन केस के जो कुछ हैं इसे सुप्रीम कोर्ट कुछ प्रोविजंस थे उसके सुप्रीम कोर्ट जो है ओवर टर्न कर देते हैं गोपालन केस को, और इसमें कहा जाता है कि विदेश जाके वापस आ सकता है भारत में। ठीक है, और ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ समझ लीजिए कि क्या कहता है इसमें, इसका मीनिंग होता है अनफेयर लॉ बी डिक्लेयर्ड नन एंड वॉइड। इसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है, गोपालन केस को ओवरटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, तो अनफेयर लॉ बी डिक्लेयर्ड नन एंड वॉइड, इसका मतलब क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए का बात करें, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन होता है। आर्टिकल 21A में राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की। ठीक है, और 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में होता है। इसमें DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ चेंजेस किए गए थे। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स में आता है वो इसी के तहत हम ऐड करते हैं, ये देख लेंगे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तब।
ठीक है। DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंजेस किया गया था रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन, ये ध्यान रखिएगा 86 CA 2022 में, ठीक है। और 21A में क्या होता है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन दिया गया है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। एक्चुअली दो टाइप का ये होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन जब होगा तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें सूचित किया जाएगा कि अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपको लीगल वकील मिलेगा। ये प्यूनिटिव डिटेंशन का डिटेंशन के लिए प्रोविजंस है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये होता है कि अगर क्राइम कर सकता है ऐसा लगे तो उसको रोकना ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कहाँ मिलता है हमें, आर्टिकल 22 में मिलता है। और आर्टिकल 23 और 4 में हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिलता है। और आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जाता है। आर्टिकल 23 में क्या प्रोहिबिट करते हैं, एक्चुअली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मिलता है आर्टिकल 23 एंड 24 में। और 23 कहता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड लेबर फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 23 का एक एक्सेप्शन होता है कि अंडर दिस आर्टिकल स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपल्सरी सर्विसेज ड्यूरिंग वार। मतलब अगर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वार एक कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कंपल्सरी सर्विसेज देने जरूरी हैं जैसे डॉक्टर के, तो उन्हें स्टेट क्या कर सकता है, फोर्स कर सकता है, तो वो फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आर्टिकल 23 का एक्सेप्शन आता है। और आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अब बिलो द 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसे हजार्डस प्लेसेस और डेंजरस प्लेसेस में एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता, पर ये बच्चे काम कर सकते हैं, कैन वर्क इन सेफ प्लेसेस, बट जो है ना नॉन स्कूल आवर्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। ओनली नॉन स्कूल आवर्स में काम कर सकते हैं बिलो 14 ईयर्स वाले। तो आर्टिकल 24 क्या करता है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। अब आर्टिकल 25 से 28 तक हम देखते हैं तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हमें देखने के लिए मिलता है इंडिविजुअल्स के लिए। और आर्टिकल 26 में हम देखते हैं कलेक्टिव राइट्स मिलता है ऑफ ग्रुप टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो कलेक्टिव राइट्स की बात आर्टिकल 26 में किया जाता है, मतलब मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को। और आर्टिकल 25 में किसी इंडिविजुअल का जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है वो बात की गई है। आर्टिकल 27 में है धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लिया जा सकता, आर्टिकल 27 में यह कहा जाता है। और आर्टिकल 28 की बात करें तो धार्मिक इंस्ट्रक्शंस जो है नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होंगे यहाँ पे धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, आर्टिकल 28 में। तो 25 में किसी इंडिविजुअल के कंसाइंस के फ्रीडम को बात किया गया है। आर्टिकल 26 में कलेक्टिव राइट्स बात करता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 कहता है धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक इंस्ट्रक्शंस जो है ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में नहीं दिए जा सकते। उसके बाद हम आर्टिकल 29 एंड 30 देखते हैं। इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है। इसमें अगर हम देखें तो आर्टिकल 29 कहता है राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ एवरी सिटीजन। ये कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड इन नेटिव लैंग्वेजेस। ये होता है एवरी सिटीजन्स की जो अगर हम बात करें तो कल्चरल स्क्रिप्ट और लैंग्वेज वाला जो राइट है इसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 करता है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओनली माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल 30 है। और आर्टिकल 29 एवरी सिटीजन्स के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में 29 फॉर एवरी सिटीजन, 30 फॉर ओनली माइनॉरिटीज, ठीक है। आर्टिकल 32 एंड 235 की बात करें तो इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं, मतलब राइट टू मौलिक अधिकार जो है इसके बारे में। आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है BR अम्बेडकर इसको बोलते हैं आर्टिकल 32 को। मतलब अगर इसके यूज़ करके आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं व्हेन वायलेटेड। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं थ्रू आर्टिकल 32। यहाँ पे हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलता है, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर ने किसे बोला है, आर्टिकल 32 को। और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 को यूज़ करके जब आपका राइट वायलेट होता है। तो आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिट्स वर्सेस जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट बट हाई कोर्ट कैन। हाई कोर्ट जो है रिट जारी करने से रिफ्यूज कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी रीट जारी करने से रिफ्यूज नहीं करेगा इन दिस केसेस। और हाई कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन जो है ये वाइडर होता है देन सुप्रीम कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन। तो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट का जो रीट का जुरिस्डिक्शन होता है ये वाइडर होता है देन सुप्रीम कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट जो है ये इशू कर सकता है रीट्स फॉर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स, दोनों के लिए हाई कोर्ट रीट्स जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इशू कर सकता है रीट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट्स अंडर आर्टिकल 32।
तो फर्स्ट हमें मिलता है जो रीड्स है अंडर आर्टिकल 32, ये वन हैबियस कॉर्पस कहते हैं इसे, टू ब्रिंग अ पर्सन अरेस्टेड टू द कोर्ट। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग अ पर्सन अरेस्टेड टू द कोर्ट, यानी टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब अरेस्टेड पर्सन को लेके आओ। तो ये कहाँ पे आता है? हैबियस कॉर्पस कहते हैं इसे। फर्स्ट हमारा रिट्रीशन है। सेकंड वाला हमें मैंडेमस होता है, जिसका मतलब होता है कमांड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। जब कोई अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहाँ पे मैंडेमस दिया जाता है, जिसका मतलब होता है टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। वी कमांड, अगर मैंडेटरी काम नहीं हो रहा है तब ये देते हैं। और थर्ड जो है हमारा यह है प्रोहिबिशन, मतलब टू कीप देम इन देयर जुरिस्डिक्शन। किसी को हम बोलते हैं टू फॉरबिड, किसी को मना करना कि भाई तुम अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करो, ये प्रोहिबिशन कहलाता है। एंड सेंट्योरेरी जो होता है, सेंट्योरेरी का मतलब होता है क्वास द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। अगर कोई लोअर कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर दिया है उसे क्वास कर देना, टू बी सर्टिफाइड। ऑर्डर्स क्वास्ड बाय हाई कोर्ट इफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डजेंट रिमेन इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो उसके जो ऑर्डर्स होंगे उसे क्वास कर दिया जाएगा, तो इसे सेंट्योरेरी कहते हैं। एंड क्वो वारंटो का मतलब होता है इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ क्लेम्स ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी पब्लिक ऑफिस होल्ड करना जिसका इंटाइटल्ड ना हो, तो उसके लिए हम क्या रिलीज करते हैं? क्वो वारंटो। क्वो मतलब कोर्ट रिलीज करता है क्वो वारंटो, इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ क्लेम्स ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक, रिट कम्स इनटू अ कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पेटिशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हमने रिट्स देख लिया 5 टाइप का, कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंट्योरेरी एंड क्वो वारंटो, और सबका मीनिंग भी समझ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल 33 है, जिसमें पार्लियामेंट को देता है पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड पर्सोनल। आर्म्ड पर्सोनल जो है इसके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का पावर किसमें है? पार्लियामेंट में। ये आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आर्म फंडामेंटल राइट्स ऑफ, पार्लियामेंट क्या कर सकता है? रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल। आर्टिकल 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इनफोर्स। ठीक है, जब मार्शल लॉ इनफोर्स हो जाए तो रिस्ट्रिक्शन लगा जाता है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 34 कहता है ओनली इन पर्टिकुलर एरियाज ये होता है। ठीक है, आर्टिकल 35 कहता है पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स वेस्टेड ओनली ऑन पार्लियामेंट। से पार्लियामेंट जो है के पास ये पावर है कि ऐसे लॉज बना सकता है जो इफेक्ट दे सकता है फंडामेंटल राइट्स पे। ये आर्टिकल 35 में है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई भी लॉ बनाने का पावर किसमें? पार्लियामेंट में। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 35 में। तो 12 से 35 का हम पूरा तरह समझ लिए, पर यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं कि लाइक फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है। सिटीजन्स होने का मतलब हुआ वो इंडियन होगा तो ही उसे ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, फॉरनर्स को ये राइट अवेलेबल नहीं है। तो बस ऐसे राइट्स में आते हैं 15, 16, 19, 29, 30, मतलब 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, ना कि फॉरनर्स को। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, और भारत रत्न और पद्म अवार्ड जो मिलते हैं ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 21 और 19 जो है इंपॉर्टेंट राइट्स में आते हैं, पर इन दोनों में भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो ये आर्टिकल 21 होता है। बोलता है अंडर आर्टिकल 21 द राइट टू लाइवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ वाज रिटेन्ड ड्यू टू ओल्गा टेली वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। ठीक है, पीएम व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज स्क्रैप्ड एज फंडामेंटल राइट्स। हमने देखा था 1978 में कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ड्यूरिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंदिरा गांधी थी 1976 में। ठीक है, और फंडामेंटल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अमेंडेड आर्टिकल 19 एंड इंसर्टेड प्रोविजंस fully securing the constitutional validity of जमींदारी abolition law in general and certain specified state acts in particular। ठीक है, minorities not defined in constitution। minorities कौन होगा? ये constitution में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट, इट्स फॉर टुडे।